डियर कैम्कोलियंस, आज हमारे फर्स्ट स्टडी सेशन में आप सबको खुशामदीद। आज इंशाल्लाह हमारा जो टॉपिक है, इंशाल्लाह इस पे हमारे जो सेकंड ईयर के ब्रदर हैं शामिर अजहर, वो इसको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। टॉपिक जो है वो इंशाल्लाह हमारा टॉपिक है द ओरिजिन ऑफ नॉलेज एंड द नेचर ऑफ रियलिटी। इंशाल्लाह जो डिस्कशन में हम लोग चीज़ें कवर करेंगे उसका ज़्यादातर एंगल जो है वो प्रैक्टिकल होगा एज कम्पेयर टू के ये कोई एकेडमिक सेशंस नहीं होंगे। आई नो कि मोस्ट ऑफ यू जो हैं आप लोगों ने इन चीज़ों को ऑलरेडी स्टडी भी किया होगा किसी ना किसी एंगल से, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि इस टॉपिक को मतलब मोस्टली जो है वो प्रैक्टिकल ही रखा जाए ताकि सबको जो है इसमें एक फायदा जो है वो नजर आए। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस डिस्कशन में हम लोग जो कवर करेंगे वो है कि नॉलेज के सोर्सेज क्या होते हैं जहाँ से इंसान जो है वो नॉलेज सीख कर सकता है। इसी तरह जो हमारी अपनी सेंसेशंस हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं उनकी लिमिटेशंस कहाँ तक हैं, और कोई किसी भी किस्म का जो आर्गूमेंट है उसका यानी वो उस किस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है, और इसी तरह क्या जो चीजें हम फील करते हैं या जो चीज फिजिकल है इससे बियॉन्ड भी कुछ है या नहीं। और फिर इस चीज को इंशाल्लाह कंक्लूजन होगी प्रैक्टिकल एंगल से कि इन सब चीजों को जानना और समझना क्यों इम्पोर्टेंट है और ये किस तरह हमारी थिंकिंग को अफेक्ट करता है और किस तरह हमारी रीजनिंग को रैशनल या इरेशनल कर देता है। तो इंशाल्लाह इसका जो है आगाज हम प्रॉपर करते हैं, और आई थिंक कि हमारे जो मेंबर्स हैं पार्टिसिपेंट्स 19 तक हो गए हैं, तो आई थिंक कि 2-3 मिनट्स के अंदर जो है वो हम शुरू करते हैं। इसमें एक और चीज इम्पोर्टेंट ये है कि जूम की मीटिंग तकरीबन 40 मिनट्स की है। हम इंशाल्लाह इसके लिए ऑनलाइन कोई और प्लेटफॉर्म भी देखते हैं। इसमें आपने ये करना है कि अगर 40 मिनट्स के बाद ये सेशन जो है वो ड्रॉप करता है तो आप इसी लिंक को दोबारा जो है क्लिक करके दोबारा इस मीटिंग में आप शामिल हो सकते हैं इंशाल्लाह। तो आई थिंक कि 2-3 मिनट्स के बाद जो है वो मैं शामिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इंशाल्लाह शुरू कर दें। अस्सलाम वालेकुम, एम आई ऑडिबल? वालेकुम अस्सलाम, जी बिल्कुल। अच्छा, तो आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज अबाउट द ओरिजिन ऑफ नॉलेज एंड द नेचर ऑफ रियलिटी। ठीक है, और इस टॉपिक के अंदर मेनली जो पॉइंट है जो हम कवर करेंगे इसके अंदर दैट विल बी व्हाट इज द क्राइटेरियन टू जज द वैलिडिटी ऑफ नॉलेज क्लेम। मतलब ये कि नॉलेज क्लेम क्या है कि इफ अ पर्सन क्लेम्स दैट ही डज नो समथिंग, ठीक है, ही डज क्लेम दैट ही डज नो, कि वो जानता है कि ऐसा है या फिर ऐसा नहीं है, या वो किसी चीज के बारे में क्लेम करता है दैट ही एक्चुअली डज नो समथिंग, दिस इज कॉल्ड अ नॉलेज क्लेम। फॉर एग्जांपल आई से दैट देयर आर नो मैरिड बैचलर्स, ठीक है, सो दिस इज आल्सो अ नॉलेज क्लेम। और आई से दैट द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज रियल, और आई से दैट आई डू एग्जिस्ट। आई थिंक दीज आर ऑल नॉलेज क्लेम्स। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हम कहते हैं नॉलेज क्लेम्स। सो अब किसी नॉलेज क्लेम की वैलिडिटी हम किस तरह टेस्ट करेंगे? हाउ कैन वी टेस्ट दैट अ सर्टेन नॉलेज क्लेम इज वैलिड और इनवैलिड? दैट कम्स अंडर आवर टुडेज डिस्कशन। सो अब इसके अंदर एक चीज है जो कि हम देखेंगे जिसको हमने अभी कंसिडर करना है, हाउ डू वी गेट टू नो एनीथिंग एट ऑल। अब इसके अंदर हम जस्ट अगर हम सोचें कि व्हाट इज द बेसिक सोर्स ऑफ अवर नॉलेज, तो अब इसमें बहुत से लोग जो हैं उनके अंदर उनके जहन में सबसे पहले जो कोई चीज जहन में आती है दैट इज सेंस परसेप्शन और ऑब्जर्वेशन। यानी कि हम जब इस वर्ल्ड को अपनी 5 सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व करते हैं तो उसके थ्रू हम जो है वो कुछ नॉलेज गेन करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ नॉलेज क्लेम। ठीक है, तो ये है कि अब ये जो सेंस परसेप्शन है दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ नॉलेज। हम किसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, या फिर वी फील थ्रू अदर सेंसेस ऑफ टच, टेस्ट और स्मेल, we do form certain affirmations about it. तो ये चीज है, this is all included in our knowledge claims and this is also a source of knowledge. तो ये sense perception जो है this is one of the most fundamental sources of knowledge. अब इसके अंदर एक चीज है, अब ये तो एक source of knowledge हो गया, लेकिन इसके अंदर एक और क्वेश्चन है जो कि अराइज करता है इस मौके पे, और वो ये है कि is there anything beyond 5 senses? ठीक है, through 5 senses we do get a major portion of our knowledge through our observation and through different uses and through drawing the principles based on the data which is collected by the 5 senses. तो अब इसके अंदर ये चीज है कि are there anything is there anything
which we know, but it cannot be known through five senses. तो इसके अंदर जो है वो कुछ एग्जांपल्स आ जाती हैं. Just consider the principles of logic or the intuitive principles. Let me elaborate about this. For example, just think, can it be proven by five senses that a contradictory statement is false? अब ये जो एक statement है, this statement is one of the basic and one of the fundamental principles of logic and rationality, that a contradictory statement is false. Any statement which has a contradiction in it, that statement is invalid. And these are certain propositions, these are certain principles which are known intuitively, and these are known prior to the experience of the external world. यानी ये कि हम जो five senses का जो हम use करते हैं, या फिर हम किसी और way में जो अपने sense perception के through कुछ conclusions draw करते हैं, I think ये जो सारे intuitive principles हैं about as I quoted the law of non-contradiction, इसी तरह कुछ दूसरे principles हैं about, for example, the spatio-temporal reality, या फिर 3 dimensions of space हैं, या फिर time की एक dimension है. ये हमारे ज़हन में कुछ concepts हैं. अब ये जो concepts हैं, these concepts exist prior to the experience of the external world. तो अब ये सारी जो चीजें हैं, these are actually beyond five senses. इसी तरह से the mathematical principles, for example, I say that 2 + 2 = 4. अब ये जो एक चीज है, a concept of number, a concept of greater and lesser, and a concept of counting. अब ये जो concept है, this also exists prior to the experience of external world. अब ये जो concepts हैं, हम जब observe करते हैं external world को, तो फिर उसके बाद हम ये वाले concepts external world के ऊपर अपनी observational data के ऊपर apply करते हैं. तो basically ये सारे concepts जो हैं mathematical या logical principles, these are all intuitive. और जब ये already intuitive framework हमारे mind में present होता है, and after that through sensations we observe certain things, we observe the external world. तो ये सब जो है उसके दरमियान ये सब principles जो already हमारे mind में present है, ये सब उस data के दरमियान एक correlation जो है वो generate करते हैं. And if there is no such knowledge prior to experience, then we can form no correlation between what we observe from the external world. So ये चीज है कि definitely there are certain things which are beyond five senses. Beyond five senses, there is another source of knowledge which is known as intuition, and this is the knowledge which is prior to experience. So beyond observation and beyond five senses, there is also a source of knowledge. जिस तरह अभी हमने जो है वो through different examples we have reached the conclusion that intuition is also one of the fundamental sources of knowledge. So after that, there is another interesting thing. Have you ever thought what are some of our reasons to think about the validity of history? इसमें एक चीज ये है कि just consider, अब अगर हमारे पास दो sources आ चुके हैं knowledge के, जो कि we have concluded about the two basic sources of knowledge. First is the observation and second one is the intuition. So अब अगर हम इन्हीं दोनों को अगर हम ज़हन में रखें इन दो sources को, so let's look at the history. Can we prove through intuition or observation that Newton, Aristotle, Plato, and all such historical figures did exist? Actually, it is just beyond the scope of those two sources. इसी तरह से जो books, जो जितने भी ancient figures हैं और जितने भी और even medieval figures जो हैं, उन्होंने जो books लिखी हैं, क्या वो books are they correctly attributed to them or not? और जो कुछ हम तक उनसे जो बातें transfer हुई हैं, are they really correctly attributed to them or not? अब ये सब कुछ ऐसी चीजें हैं which cannot be verified either through intuition or through observation. Similarly, एक और भी चीज है, अब ये तो मैंने example दिया from the past, even from the present. Have any one of us actually seen the North Pole and the South Pole? But actually we do affirm that they do exist. So ये है, all of this just goes on to underline the importance of testimony. टेस्टिमनी जो है, या फिर आप इसको कहने खबर, रिवायत, या फिर कहने आप तक एक नॉलेज जो है वो ट्रांसफर हुआ है बाय द पीपल, ठीक है. दिस इज कॉल्ड द टेस्टिमोनियल नॉलेज, यानी कि थ्रू टेस्टिमनी और खबर या रिवायत के थ्रू आप तक जो है वो कोई नॉलेज ट्रांसफर हुआ है. और इसके अंदर हिस्ट्री भी इंक्लूडेड है, और हिस्ट्री के अलावा इसके अंदर जो है वो आपके जो कुछ बहुत सी आपका, यानी यू कैन से 90% ऑफ योर नॉलेज क्लेम्स आर बेस्ड ऑन इंट्यूशन. Let me elaborate.
आप इसमें फॉर एग्जांपल आप साइंस की कोई अगर टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो कुछ भी मेंशन्ड है, यू हैव नेवर वेंट टू द लैब एंड रीपरफॉर्म्ड ऑल ऑफ दोस एक्सपेरिमेंट्स एंड देन रीच द कंक्लूजन दैट ऑल ऑफ व्हाट इज रिटन इज ट्रू. Rather, you have just taken all of this by testimony, and then you have further built on it about that, build on further conclusions on that, and in this way the knowledge has extended itself. अगर यानी जितने भी scientists हैं, none of them have reperformed all of the experiments that have been performed in the history. They've taken them all through testimony. So इसमें ये चीज, इस चीज की इंपॉर्टेंस जो है वो वाज़ेह होती है कि अब अदर देन इंट्यूशन एंड ऑब्जर्वेशन, टेस्टिमनी इज आल्सो अ फंडामेंटल सोर्स ऑफ नॉलेज. तो ये हैं कुछ बेसिक तीन जो है हमारे सोर्सेज ऑफ नॉलेज हैं. नंबर वन ऑब्जर्वेशन, एंड देन इंट्यूशन, एंड अदर देन दैट इज टेस्टिमनी. और टेस्टिमनी के अंदर फिर ये देखा जाता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज आवर टेस्टिमनी, हाउ ट्रस्टवर्दी इज द पर्सन हु इज ट्रांसफरिंग द टेस्टिमनी, एंड हाउ ग्रेटर इज द नंबर ऑफ पीपल हु आर ट्रांसफरिंग दिस टेस्टिमोनियल नॉलेज. सो चीज ये है कि देयर आर थ्री प्रिंसिपल्स व्हिच आर necessarily should be remembered. First is the most fundamental, that is intuition. And second one is the observation, which is more obvious, which to every one of us. And number three is testimony. And similarly, अच्छा इसकी एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल जिस तरह लैब में कुछ आपके पास केमिकल्स होते हैं, अब उन केमिकल्स के ऊपर जो लेबल होता है, दैट इज आल्सो अ सॉर्ट ऑफ टेस्टिमोनियल नॉलेज. यानी कि यू आर जस्ट टोल्ड दैट दिस सर्टेन कंटेनर कंटेन्स दिस स्पेसिफिक केमिकल. You have never yourself tested it and then reached the conclusion that it is actually this chemical. So this is all testimony. So without testimony, you can say that all of our structure of knowledge and this which is extending itself, all of it would crumble and would not be able to sustain itself. So here testimony is also one of the fundamental sources of knowledge. अब इसके अंदर एक और चीज है. अब ये जो कुछ भी अभी मैंने बताया है, इस सब को फिलोसफी के अंदर इसको एक टर्म दी जाती है, दैट इज कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी. Epistemology, you can say, is a theory of knowledge, or how we know what we know. How do we know anything at all? How to test the validity of any knowledge claim? If someone claims that I know a certain thing, or I know that certain thing exists, or a certain thing does not exist. So how to test that their claim is true? How to know that what we actually know is true? Or how do we know anything at all? All of this comes under under one single term, which is named as epistemology. So epistemology जो है, this is basically जो हमारा टॉपिक था, origin of knowledge. इसको अगर हम एक वर्ड के अंदर, अगर हम इस टॉपिक को जो है वो एक वर्ड के अंदर अगर ये कंटेन हो सकता है, then that word is epistemology. अब फिलोसफी में एपिस्टेमोलॉजी के तीन बेसिक स्कूल्स हैं. फर्स्ट वन इज एम्पिरिसिज्म. एंड एम्पिरिसिस्ट्स थिंक दैट एवरीथिंग which cannot be verified by five senses is just meaningless, and nothing can be known other than five senses. This is hard empiricism, or you can simply call it empiricism. And the second and radically opposite school of thought about epistemology is rationalism. और rationalists जो हैं, they think that जो प्योर रीजन है हमारा, जो इंट्यूटिव नॉलेज है, दैट इज द मोस्ट फंडामेंटल. और बेसिकली जो सेंस परसेप्शन है या फिर जो कुछ भी है, ऑल ऑफ इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ अवर इंट्यूटिव नॉलेज. और ये है कि इंट्यूटिव नॉलेज ही बेसिकली हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड के बारे में एक्यूरेट नॉलेज देता है, और जो कुछ भी हमारे इंट्यूशन में होता है, दैट इज अनडिनायबल. सो ये है रैशनलिज्म, एंड ऑन द ऑपोजिट ऑफ इट इज एम्पिरिसिज्म. और इन दो स्कूल्स के अलावा देयर इज अ थर्ड स्कूल व्हिच इज यू कैन से वन ऑफ द वेरी controversial schools, although rationalism and empiricism are also controversial, but skepticism is, you can say, exceptionally controversial in this regard. And skeptics do hold that we cannot know anything at all. And even sense perception is doubtful, and even the intuitive knowledge is doubtful, and testimony is doubtful in its own nature. So they do not hold any knowledge claim to be true, except for a very few ones like I think, or I think therefore I am, like that. So ये कुछ चीजें हैं जिनको वो अफर्म कर सकते हैं skeptics जो है. लेकिन इसके अलावा skepticism जो है, that is, you can say, is a denial of all the knowledge claims. लेकिन इसमें जो दो schools हैं, rationalism and empiricism, ये दो extremes हैं, ठीक है. And usually जो आमतौर पर जो एक commonly held position है, that is
rational empiricism or somewhere midway between rationalism and empiricism. यानी कि empiricism या sense perception का knowledge, that is also important, that is also fundamental to know about the reality, but also rationalism, I mean the intuitive knowledge, it also has its own importance, and without rational thought, without the intuitive knowledge, sense perception would certainly not work. Even the data which we do derive from sense perception also requires the logical principles which are based on intuition to further derive the conclusions that create the link between all of our observations. अब इसके अंदर एक फर्दर एक और जो पॉइंट था जो आज की डिस्कशन का पार्ट है, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी आर्ग्यूमेंट. यानी कि अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट, अब इसमें हमने ये देखना कि आर्ग्यूमेंट बेसिकली होता क्या है. अब एक आर्ग्यूमेंट जो है, इट इज बेस्ड ऑन two portions. One is the premises and other portion is the conclusion. अब premises जो है, these are knowledge claims, और ये knowledge claims जो है, these are either derived from intuition, observation or testimony, and just putting those knowledge claims together, we do draw conclusions from them, and this is called an argument. और इसके अंदर जो चीज हम यूज करते हैं, इसके अंदर जो प्रोसेस यूज होता है, that process is called logic. So ये अब एक चीज है, this is called an argument, और आर्ग्यूमेंट के अंदर प्रीमिसेस से या नॉलेज क्लेम से जो एक कंक्लूजन निकाला जाता है, इस सारे प्रोसेस को लॉजिक कहते हैं. एंड इफ दैट प्रोसेस इज फ्लॉड, अगर हमारे प्रोसेस के अंदर कोई अगर प्रॉब्लम हो, लॉजिक के यूज में अगर हम कोई गलती करें, देन दैट इज कॉल्ड अ लॉजिकल फैलेसी. तो ये बेसिक जो है कुछ टर्म्स हैं इसके अंदर, और एक आर्ग्यूमेंट जो है इसकी इस तरह से कुछ प्रीमिसेस होती हैं और कुछ उसके कंक्लूजन होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही क्लासिक एक आर्ग्यूमेंट की एग्जाम्पल है, आई से all men are mortal. That is a premise number one. And the second premise is Socrates is a man, and the conclusion which we can draw from these two premises is that Socrates is mortal. ठीक है, so ये एक बहुत ही simple और एक classical example है of a basic argument of any argument. यानी simplest form में अगर किसी argument को put करना हो, so here is an example for you. और इसके अंदर भी premises हैं, conclusions हैं, और उनको जो है हम उनको यानी इंटरलिंक करते हुए जो हम एक कंक्लूजन निकालते हैं, दैट इज दिस होल प्रोसेस इज नोन एज लॉजिक. और लॉजिक के अंदर अब देयर आर टू बेसिक टाइप्स. जनरली इसको दो में डिवाइड करते हैं, वरना और भी बहुत से टाइप्स हैं आर्गुमेंटेशन की, लेकिन मेनली जो प्रिवेलेंट जो दो आर्गुमेंटेशन की टाइप्स यूज होती हैं, दे आर डिडक्शन एंड इंडक्शन. और अब फर्स्ट ऑफ ऑल डिडक्शन क्या होता है? डिडक्शन में ये है कि आपके पास एक बहुत ही जनरल प्रिंसिपल है, ठीक है, और उस जनरल प्रिंसिपल की बेस पर आप एक स्पेसिफिक एग्जांपल के ऊपर उसको जो है वो अप्लाई करते हैं. ठीक है, और वो जनरल प्रिंसिपल है, दैट इज आल्सो अ प्रेमिस, यानी वो भी एक नॉलेज क्लेम है, दैट इज आल्सो डिराइव्ड फ्रॉम दोस थ्री फंडामेंटल सोर्सेज. और उनको जब हम इकट्ठा रखते हुए जब हम नैरो डाउन करते हैं और स्पेसिफिक की तरफ आते हैं, सो वो जो है वो फिर दैट आल्सो बिकम्स अ डिडक्टिव आर्गुमेंट. ठीक है, और ये जो पीछे मैंने एक एग्जांपल दी है, सोक्रेटिस वाला जो एक आर्गुमेंट था, यानी कि ऑल मैन आर मॉर्टल, सोक्रेटिस इज अ मैन, देयरफॉर सोक्रेटिस इज मॉर्टल, दैट इज आल्सो अ डिडक्टिव आर्गुमेंट. यानी एक जनरल प्रिंसिपल से वी जस्ट नैरो डाउन टू वन स्पेसिफिक कंक्लूजन, सो दैट इज कॉल्ड अ डिडक्टिव आर्गुमेंट. और दूसरी जो टाइप है, दैट इज इंडक्शन. इंडक्शन में ये है कि आप एक स्पेसिफिक चीज है या फिर एक सैंपल है या फिर आपने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए, उस ऑब्जर्वेशन की बेस पे आप ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जनरलाइज कर देते हैं उसको कि कोई और अगर इवेंट हो रहा होगा उसमें भी सारी कंडीशंस होंगी जो इस इवेंट के अंदर थी, तो फिर डेफिनेटली उस इवेंट के अंदर भी वही कुछ ही होगा जो कि इस इवेंट के अंदर हुआ है. यानी कि एक सर्टन कह लें कि अ सेट ऑफ सम सर्टेन डाइट है, ठीक है, और कुछ लोग हैं जिनकी एक सर्टेन डाइट है और उनको जो है एक सर्टेन डिजीज हो जाता है, सो उससे हम ये कंक्लूड करेंगे कि मे बी ये जो सर्टेन डाइट है, दिस इज कॉजिंग दिस सर्टेन डिजीज. ठीक है, तो इससे फिर ये होगा कि हम फिर कोई और आदमी की अगर सर्टेन डाइट होगी, हम ये कंक्लूड करेंगे कि दैट ही इज लाइकली टू कैच दिस डिजीज. दिस इज कॉल्ड इंडक्शन, कि हमने एक सैंपल ऑब्जर्व किया, उसकी बेस पे हमने ये प्रिंसिपल ड्रॉ कर लिया कि ये कि हर हाल में यानी जब भी ये वाली कंडीशंस होंगी तो ऐसा ही होगा. अब ये चीज जो है वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड है. दिस इज द बेसिक डिफरेंशिएटिंग लाइन बिटवीन डिडक्शन एंड इंडक्शन. डिडक्शन जो है इट लेट्स यू टू सर्टेन एंड 100% श्योर कंक्लूजन्स, यानी कि आपके कंक्लूजन्स जो उनके अंदर कोई डाउट नहीं होता, जो डिडक्शन के थ्रू डिराइव होते हैं. ठीक है, अगर आपके प्रीमिसेस ट्रू हैं तो आपका जो कंक्लूजन है दैट बिकम्स नेसेसरी और वो इनएस्केपेबल होता है. जबकि इंडक्शन के अंदर प्रोबेबिलिटी होती है, कोई एक्सेप्शन आ सकती है इसके अंदर. एंड इंडक्टिव आर्गुमेंट से जो भी हम कंक्लूजन निकालते हैं दैट इज ऑलवेज
ऑलवेज लायबल टू फॉल्सिफिकेशन, उसके अंदर फॉल्सिफिकेशन का जो है वो एक गैप मौजूद होता है। तो ये एक बेसिक चीज है जो कि ज़हन में रखने की जरूरत है, और यही रीजन है कि जो ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम नॉलेज गेन करते हैं और उससे जो हम फिर प्रिंसिपल्स ड्रॉ करते हैं, दे आर ऑल बेस्ड ऑन इंडक्शन। तो यही चीज है कि जब आपके पास एक पावरफुल टेस्टिमनी, ठीक है, या फिर कह लें कि एक अनडिनाइबल, फॉर एग्जांपल जस्ट कंसीडर एन एग्जांपल कि आपके पास अनडिनाइबल टेस्टिमनी है ऑन वन हैंड, दूसरी तरफ आपके पास ऑब्जर्वेशनल नॉलेज या फिर आपके पास इंडक्टिव कंक्लूजन्स हैं, तो डेफिनेटली उसमें ये होगा कि जो अनडिनाइबल टेस्टिमनी है that will have more weight or that will be considered more valid, ठीक है। तो ये चीज है कि इंडक्शन will never lead you to certain results। अच्छा, तो अब जहां से हमारी बात डिसकंटिन्यू हुई थी लास्ट टाइम, हम बात कर रहे थे डिडक्शन की और इंडक्शन की। आई थिंक इसके ऊपर हम काफी कुछ जो है वो डिस्कस कर चुके हैं और काफी कुछ एलैबोरेट कर चुके हैं, और मेन जो हमने एक फाइन लाइन ड्रॉ की थी बिटवीन डिडक्शन एंड इंडक्शन, वो ये है कि डिडक्शन gives us certain results, जबकि इंडक्शन जो है इट गिव्स अस प्रोबेबिलिस्टिक रिजल्ट्स, यानी कि हमें कुछ जो है वो प्रोबेबल आंसर्स मिलते हैं कि इट इज मोस्ट प्रोबेबली दिस वे, ठीक है, बट इट इज नॉट सर्टेनली और नेसेसरीली दिस वे। सो ये जो है वो कुछ बेसिक फाइन लाइन है, बेसिक जो है वो डिस्टिंक्शन है बिटवीन डिडक्शन एंड इंडक्शन। सो ये चीज है, और इसमें यह है कि इफ वी हैव अ इंट्यूटिव और अ डिडक्टिव आर्गुमेंट, जिसके अंदर यह है कि हम कुछ बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल जो है, ठीक है, उससे हम कोई स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, तो अगर वहां से हमारे पास कोई कंक्लूजन है और उसके प्रेमिसेस भी ट्रू है, दूसरी तरफ एक इंडक्टिव कंक्लूजन है, तो डिडक्टिव कंक्लूजन को डेफिनेटली प्रेसिडेंस दी जाएगी ओवर द इंडक्टिव कंक्लूजन। सो दैट इज द बेसिक फाइन लाइन बिटवीन डिडक्शन एंड इंडक्शन। एंड आफ्टर दैट इसके अंदर अब एक और चीज है, अब ये जो एक फाइनल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म है विच इज कॉल्ड ऑन्टोलॉजी। अब ऑन्टोलॉजी जो है इसको अगर हम बहुत ही सिंपल वर्ड में डिफाइन करें, इट इज सिंपली कॉल्ड एज सिंपली दिस टर्म इज गिवन टू द नेचर ऑफ रियलिटी, यानी कि जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ नॉलेज है, दैट वो एपिस्टेमोलॉजी की टर्म उसको कवर कर रही है, जबकि नेचर ऑफ रियलिटी जो है इसको ऑन्टोलॉजी की टर्म कवर कर रही है। अब नेचर ऑफ रियलिटी क्या है? क्या ये वर्ल्ड जो है इज इट कंपोज्ड ऑफ मेयरली मटेरियल थिंग्स और देयर इज आल्सो समथिंग इमटेरियल? अब ये चीज जो है दिस इज कॉल्ड ऑन्टोलॉजी, ये एक ऑन्टोलॉजिकल डिस्कशन है। ऑन्टोलॉजी को समझने के लिए एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल लाइट जो है, लाइट की नेचर क्या है? लाइट इट इज आइदर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स और इट इज आइदर कंपोज्ड ऑफ वेव्स, या फिर जो कुछ भी है, ये सब कुछ जो है ये है ऑन्टोलॉजी ऑफ लाइट। इसी तरह कोई भी चीज है, अगर हम उसकी इस तरह से नेचर को डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑन्टोलॉजी। अब यह है कि जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है इसकी ऑन्टोलॉजी क्या है? हाउ कैन वी नो अबाउट द ऑन्टोलॉजी ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड? अब इसके अंदर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास वही तीन जो है वो फंडामेंटल सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम जो है वी कैन नो दैट व्हाट इज द ऑन्टोलॉजी ऑफ दिस वर्ल्ड, आइदर थ्रू इंट्यूशन, ऑब्जर्वेशन और टेस्टिमनी, ठीक है। तो अब ये चीज है, अब इसमें यह है कि अब एक क्वेश्चन था जो कि पॉइंट ऑफ डिस्कशन के अंदर इंक्लूडेड था, दैट वाज इज देयर एनीथिंग इमटेरियल? सो अगर हम कहते हैं कि इज देयर एनीथिंग इमटेरियल, यानी कोई ऐसी चीज है जो कि फिजिकल वर्ल्ड से बियॉन्ड है या जिसको हम फाइव सेंसेस से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक चीज ये है कि क्या ऐसी किसी चीज की एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी है या नहीं? अब इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे इसकी पॉसिबिलिटी को? अगर ऐसा, यानी ये है कि either through those three basic sources of knowledge, यानी कि जो intuition, observation या testimony है, अगर उसके through we cannot claim any impossibility of the existence of immaterial world, then we cannot say that existence of anything immaterial is impossible. इम्पॉसिबिलिटी के लिए भी हमें एक जो है वो क्लेम चाहिए। अगर कोई कहता है कि देयर इज नथिंग इमटेरियल, तो आई थिंक इसके ऊपर एक बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, ठीक है। उसके ऊपर कह लें कि एक एपिस्टेमोलॉजिकल बर्डन होगा कि उसने फिर उन्हीं थ्री सोर्सेज से इस बात को जो है वो वैलिडेट करना है। उसकी बात को हम क्वेश्चन करेंगे, व्हाई देयर इज नथिंग इमटेरियल, हाउ कैन योर क्लेम बी वैलिड और कैन इट स्टैंड दैट देयर इज नथिंग इमटेरियल? इस क्लेम को अगर प्रूव करना है देन यू हैव टू प्रूव इट थ्रू दोस थ्री बेसिक सोर्सेज। और लेकिन अगर ये है कि हमारे पास एक कॉन्ट्रेरी अगर एविडेंस मौजूद है, फॉर एग्जांपल इफ वी हैव एन अनडिनाइबल टेस्टिमनी, ठीक है, हमारे पास एक टेस्टिमोनियल एविडेंस इस तरह का मौजूद है व्हिच इज अनडिनाइबल, और उससे जो है वी कैन क्लेम द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इमटेरियल। अब वो अनडिनाइबल टेस्टिमनी क्या है, ये मैं इसके बाद अभी एलैबोरेट करता हूँ कि मैं जो अनडिनाइबल टेस्टिमनी की तरफ इशारा कर रहा हूँ, व्हाट डज दैट एक्चुअली मीन। लेकिन चीज ये है कि अगर हमारे पास इंट्यूशन, ऑब्जर्वेशन या टेस्टिमनी, इन थ्री बेसिक सोर्सेज से अगर हमारे पास कोई कॉन्ट्ररी एविडेंस मौजूद है अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इमटेरियल, देन वी कैन डेफिनेटली से दैट समथिंग इमटेरियल मे एग्जिस्ट। ये जो क्लेम है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इमटेरियल वर्ल्ड, ये क्लेम आता है फ्रॉम द एम्पिरिसिस्ट,
who believe that there is no other source of knowledge than the five senses. But as we have demonstrated that there are other sources of knowledge beyond five senses, and we are all rational to accept those sources of knowledge. So definitely हम इसमें ये क्लेम कर सकते हैं कि अगर उन सोर्सेज से हम तो किसी इमटेरियल की एग्जिस्टेंस जो है वो प्रूव होती है, देन डेफिनेटली वी आर इन कंप्लीट रैशनल राइट्स टू अफर्म दैट देयर इज एक्चुअली समथिंग immaterial, or there is actually something which is beyond the physical world, or it is at least possible for something to be to exist beyond the physical world. अच्छा, अब एक चीज है, ये तो सब कुछ कंक्लूड हो गया, तो व्हाट इज द ओंटोलॉजी ऑफ दिस वर्ल्ड. अब ये है कि वो एक्चुअली क्या है या उसके ऊपर डिस्कशन क्या है इन डिटेल, ठीक है, कि इमटेरियल चीजें कौन कौन सी एग्जिस्ट कर सकती हैं, ये किस लेवल पे कर सकती हैं, दैट इज अ टॉपिक फॉर अ सेपरेट डे. लेकिन फिलहाल ये था कि सोर्सेज क्या है टू नो द नेचर ऑफ रियलिटी, वो आज का पॉइंट ऑफ डिस्कशन था. तो इसके अंदर जो है वो ये हम एटलीस्ट आज कंक्लूड कर सकते हैं कि डेफिनेटली वी कैन नॉट से दैट existence of immaterial is impossible. It is at least possible. For impossibility, we have to prove it. We have a burden of proof, and we have to bear this burden by those fundamentals, those first principles, those three basic sources of knowledge. So ये एक चीज है. अब असल जो पॉइंट आ रहा है, जो मैं अनडिनाइबल टेस्टिमनी की बात कर रहा था, अब वो ये है कि अक्सर ये सवाल कुछ लोगों के ज़हन में आया होगा यकीनन कि मैंने ये थ्री सोर्सेज ऑफ नॉलेज बताए हैं, ये जो स्क्रिप्चरल चीजें हैं या फिर ये जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, ये इनमें से किस कैटेगरी के अंदर आते हैं. सो अब इसके अंदर ये चीज जो है ना, आई थिंक एवरीवन नीड टू नोट इट कि जो स्क्रिप्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं दे कम अंडर टेस्टिमनी, ठीक है. एंड दैट टेस्टिमनी यानी खबर है, रिवायत है, और वो रिवायत है अल्लाह ताला की तरफ से या खुदा की तरफ से, वो एक खबर है, ठीक है. अब इसको कहते हैं, यानी कि इसको कहते हैं गॉड्स टेस्टिमनी, यानी कि खुदा की तरफ से अगर कोई खबर है. अब इसमें बेसिक जो डिबेट है वो ये है कि आइदर दिस टेस्टिमनी इज फ्रॉम गॉड और नॉट, ये एक अलग डिबेट है. लेकिन इफ इट इज प्रूवन दैट दिस सर्टेन टेस्टिमनी इज फ्रॉम गॉड, एंड दूसरी तरफ सिंस गॉड इज ऑल नोइंग, सो अगर कोई चीज जो है वो स्क्रिप्चर के अंदर फिर मेंशन होगी, दैट विल बी काउंटेड एज अनडिनाइबल टेस्टिमनी. और अगर एक अनडिनाइबल टेस्टिमनी इस चीज को प्रूव कर रही है कि देयर इज समथिंग इमटेरियल, then I think we do have no reason to reject the existence of something immaterial. So ये एक चीज थी, ये कुछ बेसिक एक केस था जो कि मैंने इधर पुट फॉरवर्ड करना था अपनी इस सारी प्रेजेंटेशन के अंदर. So that was all from my side. Thank you for listening. अच्छा, आपके अगर क्वेश्चंस हैं तो या तो आप चैट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर आप हैंड रेज करके अपने आप को अनमाइक करके अनम्यूट करके जो है वो पूछ सकते हैं आप सवाल. अच्छा, मेरा आपने ना बताया था एम्पिरिसिज्म के बारे में कि एक एम्पिरिसिज्म जो है एक्सट्रीम पोजीशन पे है, दूसरी तरफ जो है वो रैशनलिज्म है. तो मैं ये पूछ रहा था कि कोई ऐसा ग्रुप भी है, स्कूल ऑफ थॉट भी है जो टेस्टिमनी को फंडामेंटल समझ के पुट फॉरवर्ड करता हो अपना केस. अच्छा, ये मैंने एक बीच में पॉइंट ये भी रेज किया था. मैंने ये कहा था कि दो एक्सट्रीम्स एग्जिस्ट करती हैं, वन इज एम्पिरिसिज्म एंड द अदर इज रैशनलिज्म. और मैंने ये कहा था देयर आर सम रैशनल एम्पिरिसिस्ट्स जो कि इन दोनों को जो है वो फंडामेंटल सोर्सेज मानते हैं, एंड मेनी ऑफ देम डू आल्सो कंसीडर testimony to one of the fundamental as one of the fundamental sources of knowledge. और इसके अंदर जो है वो काफी philosophers हैं जिनकी एग्जांपल्स जो है वो इधर कोट की जा सकती है, जो कि कहने who try to synthesize, जो कि कॉमन ग्राउंड के ऊपर लाना चाहते थे रैशनलिस्ट्स को और एम्पिरिसिस्ट्स को, ठीक है. और उनमें से बहुत से जो थे they did hold testimony as one of the fundamental sources of knowledge. और एक जो बहुत में एक मशहूर फिलोसोफर है जिन्होंने यानी कह लें कि रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म को सिंथेसाइज करने की कोशिश की थी, इसमें जो एक मोस्ट प्रोमिनेंट नेम है वो इमैनुअल कांट का एक नेम जो सामने आता है. उनकी एक अलग एक थ्योरी थी दैट वाज कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म, दैट वो एक दैट इज आल्सो अ सेपरेट टॉपिक. लेकिन ये है कि देयर वर सम फिलोसोफर्स हु ट्राइड टू सिंथेसाइज रैशनलिज्म एंड एम्पिरिसिज्म, और उनमें से भी बहुत से जो थे दे डिड कंसीडर टेस्टिमनी एज वन ऑफ द फंडामेंटल सोर्सेज ऑफ नॉलेज. जी अब्दुल राफिक एक क्वेश्चन है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. आपने कहा था ना कि अगर कोई क्लेम करता है कि देयर इज नथिंग इमटेरियल तो उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है. तो दूसरी तरफ अगर कोई क्लेम करता है कि इमटेरियल एग्जिस्ट करता है तो उस पे नहीं बर्डन ऑफ प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि वो क्लेम कर रहा है, ना कि उस पे जो कह रहा है कि देयर इज नथिंग. डेफिनेटली इसके अंदर ये है कि जो कोई शख्स नॉलेज क्लेम कर रहा है उसके ऊपर जो है बर्डन ऑफ प्रूफ होगा. अगर कोई शख्स कह रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन इमटेरियल थिंग टू एग्जिस्ट, उसके ऊपर भी बर्डन ऑफ प्रूफ होगा. और अगर कोई शख्स ये कह रहा है कि एक सर्टेन इमटेरियल थिंग एग्जिस्ट करती है तो उसके ऊपर भी जो है वो एक बर्डन ऑफ प्रूफ होगा. सो इसके लिए ये है कि हाँ, ये है कि अगर कोई ये बर्डन ऑफ प्रूफ बियर नहीं कर सकता कि एग्जिस्टेंस ऑफ इमटेरियल इज इम्पॉसिबल, तो एटलीस्ट ये चीज एस्टैब्लिश हो जाती है दैट एग्जिस्टेंस ऑफ इमटेरियल इज एटलीस्ट पॉसिबल.
और अब वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, इसके लिए फिर ये है कि अगर कोई क्लेम करता है कि ऐसी चीज वाकई एग्जिस्ट करती है तो उसके लिए उसको फिर थोड़ा सा उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। और अगर ये है कि फॉर एग्जांपल, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, लाइक जिन्नात हैं और फरिश्ते हैं, ठीक है। अब मैंने इसके ऊपर ये कहा था कि ये जो है दे आर प्रूवन थ्रू टेस्टिमनी एंड थ्रू गॉड्स टेस्टिमनी, ठीक है। सो हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल से या फंडामेंटल सोर्सेज से हमारे पास उनका एक नॉलेज है, हमारे वी कैन मेक अ नॉलेज क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ गॉड्स टेस्टिमनी दैट दीज सर्टेन इमटेरियल थिंग्स डू एग्जिस्ट। और दूसरी तरफ ये भी है कि कोई उनकी इम्पॉसिबिलिटी को भी जो है वो प्रूव नहीं कर सकता। सो ऑल ऑफ दिस जस्ट पॉइंट टू अ सर्टेन पॉइंट दैट वी एक्चुअली कैन रैशनली अफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ सच इमटेरियल बीइंग्स। अच्छा, चैट में किसी का सवाल है कि यानी वो पूछ रहे हैं कि आपके सोर्स ऑफ लेक्चर जो है वो उसका यानी वो भी शेयर कर देना, तो आई थिंक कि वो ग्रुप में फिर आप उसको शेयर कर दीजिएगा जी ताकि डेफिनेटली। अच्छा, वो ये जो जो मटेरियल वगैरह हो। एक चीज मैं बता दूं, ये जो कुछ भी हम फिलहाल जो हम डिस्कस कर रहे थे, इट वाज ऑल यू कैन से बेस्ड ऑन कैन हम वी आर रनिंग अ रैशनल डिस्कोर्स, और इसमें जो कुछ भी हमने कहा वो जस्ट कोटेड द एग्जांपल्स, और उन सारी बेसिस के ऊपर हमने कुछ एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशंस जो है वो एस्टैब्लिश की थी कि जो कुछ भी फंडामेंटल सोर्सेज ऑफ नॉलेज है, और इसके ऊपर जो कुछ डिटेल्स हैं वी विल शेयर देम इन द ग्रुप। और अगर इवन कोई इसके ऊपर फर्दर डिस्कशन करना चाहता है, वी कैन आल्सो हैव अ डिस्कशन इन द ग्रुप इन डिटेल अबाउट दिस, ठीक है। तो इसकी डिटेल्स जो हम प्रोवाइड कर देंगे। मेरा एक और क्वेश्चन था। जी जी अब कुछ फिलोसफर्स गुजरे होंगे जो रैशनलिस्ट थे, कुछ होंगे जो एम्पिरिसिस्ट थे, ऐसे ही है ना? जी जी। तो अब जैसे आप बता रहे हैं कि इसमें 3 सोर्सेज ऑफ नॉलेज के, तो क्या ये बात उनको नहीं, मतलब अजीब सा क्वेश्चन है, उनको नहीं मतलब ये बात पता थी कि वो क्यों एक पे बिलीफ रखते थे? देखिए उनके ना उनकी कुछ थ्योरीज थी। अब ये ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिस्कशन है कि उनके कुछ क्या आर्गुमेंट्स थे फॉर एम्पिरिसिज्म, ठीक है, और वो किस तरह से उसके अंदर जो है वो कुछ रैशनल प्रिंसिपल्स को वो कहते थे दे आर ऑल आल्सो रिड्यूसिबल टू 5 सेंसेस, या फिर वो ये कहते थे कि ये जो हमारे कुछ बेसिक इंट्यूटिव प्रिंसिपल्स हैं ये जो है दे आर कंप्लीटली यू कैन से they are not trustworthy, ठीक है, या फिर कुछ इस तरह के थे उनके कि ये डाउटफुल है सारे, और वो सेंस परसेप्शन के जो है वो फंडामेंटल सोर्स ऑफ नॉलेज जो है वो डिक्लेयर करते थे। तो खैर ये चीज है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जो है वो एक कॉम्प्लेक्स डिबेट फिर हो जाएगी, इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल्स आ जाती हैं। लेकिन ये कि इन जनरल मैंने जो केस पुट फॉरवर्ड किया वो somewhere between rationalism and empiricism put forward किया, and I think that this case is the most rational one। और इसके ऊपर अगर कोई आर्ग्यू करना चाहिए, कुछ डिस्कस करना चाहिए, तो आई कैन प्रोवाइड विद further arguments कि why rational empiricist positions, a position somewhere between rationalism and empiricism is the most rational and is the most viable and appropriate position to hold। आपने ये डिलीवर किया सारा नॉलेज, जरा ये भी तो नॉलेज है ना, तो इसकी क्या सोर्स भी टेस्टिमोनियल ही है या देखिए इसका जो है ना, यानी जो कुछ भी, अब ये भी क्वेश्चन जो है ना पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसकी जो है ना यू कैन से दिस इज ऑल बेस्ड ऑन इंट्यूशन, ठीक है। ये एक इंट्यूटिव रीजनिंग थी जिसके बेस के ऊपर जो है कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किए थे। अब नाउ इफ अब एक चीज है खैर, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट इधर आपने रेज किया है, ये जो कुछ है ना, अब इसके ऊपर एक बार फॉर एग्जांपल एक बार अरिस्टोटल से किसी ने पूछा था कि लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन जो है, यानी हम जो कहते हैं इंट्यूटिवली वी नो दैट अ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। तो अब अरिस्टोटल से किसी ने पूछा था कि स्टेटमेंट का क्या प्रूफ है, ठीक है। तो अब उसके ऊपर सिंपली जो एक आंसर है वो यही है कि वी नो इट इंट्यूटिवली, ठीक है, दिस इज नोन थ्रू इंट्यूशन। और इसके ऊपर अरिस्टोटल ने फिर ये आर्गुमेंट दिया था कि अगर आप हर चीज के ऊपर ये कहेंगे कि यानी इट मस्ट बी डिमॉन्स्ट्रेबल या इट मस्ट बी रिड्यूसिबल टू फर्दर थिंग्स, या फिर ये कुछ और चीजों से जो है ये चीज प्रूव होगी, सो आई थिंक दिस विल लेड टू एन इन्फिनिट रिग्रेस, ठीक है। और उसने ये कहा था कि इन्फिनिट रिग्रेस चूंकि इस तरह पॉसिबल नहीं है एक्सप्लेनेशंस की, सो वी मस्ट हैव द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, और एक ऐसी जो है वो फर्स्ट फंडामेंटल एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, और उसको जो है उसने डिक्लेयर किया था दैट इज इंट्यूशन। यानी हमें इंट्यूशन के थ्रू वी नो इट इंट्यूटिवली, जस्ट लाइक वी नो अबाउट आवर एक्जिस्टेंस, जस्ट लाइक वी नो दैट वी आर थिंकिंग राइट नाउ। हम इस चीज को प्रूव नहीं कर सकते, वी जस्ट नो इट इंट्यूटिवली, ठीक है। दिस इज सेल्फ ऑब्वियस रियलिटी। तो इस चीज को जो सेल्फ ऑब्वियस जो चीज होती है, इसी तरह 2 + 2 = 4 या दूसरी कुछ स्टेटमेंट्स हैं, अब ये सेल्फ ऑब्वियस चीजें हैं, इनको कोई क्या प्रूव करो तो दे कैन नॉट बी प्रूवन थ्रू फर्दर fundamental principles because they are themselves the most fundamental principles। तो इसलिए ये चीज है कि intuition है, but in the end कह रहे हैं कि intuition से आगे हमारे पास we have no other explanation for that। और इसके अंदर फिर ये स्टेटमेंट भी वो कोट करते हैं कि in the end there must be some leap of faith or intuition itself। लेकिन ये है कि this faith is definitely based on some reason that is not something random or something merely speculative। ठीक है, फिर हम ये मीटिंग एंड कर देते हैं। अगर इसके ऊपर किसी की फर्दर कोई क्यूरी हो या फिर जो सोर्सेज की बात है, वी कैन आल्सो डिस्कस अबाउट द सोर्सेज, और ये जो कुछ भी है इसके हम फर्दर डिस्कशन जो है वी कैन कंटिन्यू दिस डिस्कशन इन द ग्रुप।
So thank you for participating in this discussion. I think it's the time to conclude it. Allah Hafiz.